हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन बैच कर रहे हैं और आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्विक रिवीजन करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में आपको कुछ चीजें बता दूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और टोटल 66 सेक्शंस हैं। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है। और इसको हमने बोरो कहां से किया है, मतलब ये बेस्ड किस पे है? इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, वो प्रीलिमिनरी से डील कर रहा है। सॉरी, कुछ चीजें और भी बता दूं। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की इनेक्टमेंट डेट है वो कौन सी है? वो 15 मार्च 1930 है। और एनफोर्समेंट डेट कौन सी है? 1 डे ऑफ जुलाई 1930। ये चीज प्री में हमेशा आ सकती है। एक तो इनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट, ठीक है, क्या है? 15 मार्च 1930 और एनफोर्समेंट 1 जुलाई 1930, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ये पूरे इंडिया पे एक्सटेंडेड है। और फर्स्ट जो इसका चैप्टर है वो किससे डील कर रहा है? प्रीलिमिनरी से। और इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो कि बात कर रहा है कि इस एक्ट का नेम क्या होगा। क्या नेम है इस एक्ट का? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। इसके एनफोर्समेंट की बात हो रही है। डेफिनेशन में कितने क्लोजेस हैं? 15 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। उसमें से 14 स्पेसिफिकली डेफिनेशंस हैं और 15 में ये बताया गया है कि जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किससे डील कर रही है? बायर से। बायर कौन होता है? जो बाय कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है टू बाय गुड्स। डिलीवरी मैंने वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इसमें आपने डेफिनेशंस को भी अच्छे से करना है कि डेफिनेशन में एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या दे रखा है और किस क्लोज के अंडर, किस डेफिनेशन का जो सेक्शन नंबर है वो क्या है, वो भी पूछा जा सकता है। 2 क्लॉज 1 बायर, 2 क्लॉज 2 डिलीवरी, 2 क्लॉज 3 डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट कौन सी होती है? जहां पे जो बायर है वो बाउंड है कि उसने डिलीवरी लेनी ही लेनी है। 2 क्लॉज 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। 2 क्लॉज 5 फॉल्ट, फॉल्ट का मैंने रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट फ्यूचर गुड्स 2 क्लॉज 6 में दी गई हैं, जो कि अभी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करनी है या फिर एक्वायर करनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूस या एक्वायर की जानी है बाय द सेलर। 2 क्लॉज 7 क्या कहता है? गुड्स, क्योंकि ये गुड्स की सेल के रिलेटेड है तो ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 क्लॉज 7 गुड्स कौन सी होती है? हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आ सकता है कि कौन कौन सी चीजें गुड्स में कवर अप नहीं होती। एक तो एक्शनेबल क्लेम्स, एक मनी। दे आर नॉट गुड्स, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एंड इसमें क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग ग्रास या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो कि अटैच टू अर्थ हैं लेकिन बिफोर सेल उनको हमने स्वेयर कर लेना है, वो सब चीजें क्या है? गुड्स। इसमें से इसका डेफिनेशन क्लॉज 2 क्लॉज 7 और क्या क्या चीजें नहीं होती? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती। ये प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इसको ध्यान से देखना है। 2 क्लॉज 8 क्या कहता है? इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन कह रहा है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है।
और सेक्शन 2 क्लॉज 9 कौन है? मर्चेंटाइल एजेंट, जो कि कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसके पास अथॉरिटी है कि वो गुड्स को सेल कर सके या फिर कंसाइन कर सके या गुड्स को परचेज कर सके या फिर रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ये सब मर्चेंटाइल एजेंट की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, वो कर सकता है ये सब। सेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या कह रहा है? प्राइस, प्राइस मैंने मनी कंसिडरेशन। 2 क्लॉज 11 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या मीनिंग है? जर्नल प्रॉपर्टी इन गुड्स, नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। 2 क्लॉज 12 क्या कह रहा है? क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स में उसकी स्टेट और कंडीशन दोनों कवर होती हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 13 क्या कह रहा है? सेलर, सेलर कौन होता है? जो सेल कर रहा है या एग्री टू सेल है। 2 क्लॉज 14 क्या कह रहा है? स्पेसिफिक गुड्स, जो कि गुड्स आइडेंटिफाई की गई हैं और एग्री की गई हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, वो सब क्या है? स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 19 ऑफ 1872। एक्ट 9 कौन है? कौन सा एक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो अब जो अनरिपील्ड प्रोविजंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, अगर वो इस एक्ट की प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो कंटिन्यू करेंगी ऑन द सेल ऑफ गुड्स पे, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 2 है ये भी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 2 किस चीज से डील कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इस पे प्री पे क्वेश्चन बन सकता है कि चैप्टर 2 किस चीज पे डील कर रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें कहां से कहां तक सेक्शंस हैं? सेक्शन 4 टू जो चैप्टर सेकंड है वो 4 to 17 तक है, और इसमें जो पहला चंक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। उसमें क्या बात की गई है कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होती है, ठीक है। सेल क्या है? जहां पे जो चीजें हैं, जो गुड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो वहां पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर कर रहा है, तो वो फॉर अ प्राइस, तो ये क्या हो सकता है? वहां पे सेल है बिटवीन, वो सेल हो गई, लेकिन ये जो सेल है वो एक पार्ट ओनर और दूसरे के बीच में भी हो सकती है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पार्ट ओनर्स के बीच में या को ओनर्स के बीच में सेल हो सकती है? यस, इट कैन बी डन अंडर सेक्शन 4। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। जहां पे हम सेल ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं सेलर टू बायर, वो इमीडिएटली अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो सेल है। अगर एग्रीमेंट हो रहा है भी मैं कर दूंगा, वो चीज सेल नहीं है, वो एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 क्लॉज 3 में इनका डिफरेंस बताया गया है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो उस टाइम पे जब कंडीशंस जो भी हमने रखी थी एग्रीमेंट टू सेल को सेल बनाने के लिए, या जो भी टाइम किया था, फिक्स किया था, या जिस टाइम पे गुड्स ट्रांसफर हो गई, वो एग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा चंक है वो क्या कह रहा है? फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सिर्फ सेक्शन 5 है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम कैसे बना सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वहां पे बायर या क्या कहते हैं, मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स। अब यहाँ पे बायर या सेलर एक ऑफर देता है कि भैया आप मुझे इतने रुपए में ये चीज बेच दो, या फिर इतने में मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, या सेलर कह रहा है कि मैं ये चीज इतने में बेच दूंगा, आप लेना चाहते हो। मतलब इसमें एक तरफ से ऑफर है फॉर प्राइस और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। और अगर तो इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट भी हो सकती है, दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है डिलीवरी, और पेमेंट पोस्टपोन भी हो सकती है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो इन राइटिंग भी हो सकता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग और पार्टली वर्बली कैसे भी हो सकता है, या फिर बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज के साथ भी हो सकता है। सेक्शन
जो नेक्स्ट अंक है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, किन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब किन चीजों की खरीद बेच की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, या फिर अगर कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पता ही नहीं था कि जिन गुड्स को हम बेचने खरीदने की बात कर रहे हैं वो पैरिश हो चुकी हैं, या फिर हमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया और सेल के पहले पहले वो गुड्स पैरिश हो गई, उनके बारे में है। तो सेक्शन 6 क्या कह रहा है, जो सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो गुड्स हैं वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकती हैं, ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय सेलर, या फिर फ्यूचर गुड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी हो गई, जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, और फ्यूचर गुड्स कौन सी होगी, जो बाद में हमने मैन्युफैक्चर करनी है या प्रोड्यूस करनी है, वो हो गई। ठीक है, ऐसी गुड्स का सेल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिनको एक्वायर करना किसी कंटीजेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है जिसमें सेलर जो फ्यूचर गुड्स हैं उनको आज के टाइम पे बेच रहा है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये सेल नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 क्या कह रहा है, गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने गुड्स को जो हमें जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उससे पहले वो गुड्स पैरिश हो चुकी हैं और सेलर को पता नहीं है, पैरिश मैंने खराब हो चुकी हैं और सेलर को पता नहीं है कि वो चीजें खराब हो चुकी हैं। ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। सेक्शन 8 क्या कह रहा है, गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल बट एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल जिस टाइम पे किया था उस टाइम गुड्स ठीक थी, या फिर चाहे उस टाइम प्रोड्यूस ही नहीं की गई थी, लेकिन जिस टाइम पे हमने उनको डिलीवर करना था, मतलब जो उनके लिए टाइम फिक्स किया था उससे पहले पहले वो चीजें पैरिश हो चुकी हैं। ठीक है, और इसमें सेलर और बायर की कोई गलती नहीं है, तो फिर जो एग्रीमेंट है जब तक वो रिस्क बायर के पास नहीं हुआ, मतलब गुड्स वहां उसके पास तक पहुंची नहीं है, उससे पहले पहले जो एग्रीमेंट है इज देयर बाय अवॉइडेड, एग्रीमेंट को हम खत्म कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अंक है इसी चैप्टर का वो है प्राइस के रिलेटेड। पहली चीज तो असर्टनमेंट ऑफ प्राइस, हम प्राइस को कैसे फिक्स करेंगे, और एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, इसमें हम थर्ड पर्सन से वैल्यूएशन करवाते हैं। उसमें हम कहेंगे कि इस पर्सन, अगर वो पर्सन हमारे लिए वैल्यूएशन करेगा हम तभी चीज बेचेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है, जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी फिक्स की जा सकती है, या फिर हम कोई एक मैनर फिक्स कर लेंगे, हम ऐसे ही मतलब प्राइस को डिटरमिन कर लेंगे तो उस हिसाब से भी की जा सकती है। जो ऑलरेडी पार्टीज में जो एक कोर्स ऑफ डीलिंग चल रहा है कि हम प्राइस को ऐसे डिटरमिन करते हैं, वैसे भी फिक्स की जा सकती है। और अगर प्राइस ऐसे तरीके से मतलब फिक्स नहीं की गई तो वहां पे जो बायर है वो सेलर को एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा, और रीजनेबल प्राइस क्या होगी, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, वो हर केस के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अगर एग्रीमेंट टू सेल है कि हमने जो वैल्यूएशन है वो थर्ड पार्टी से करवानी है और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर नहीं पा रही, तो एग्रीमेंट अवॉइड किया जा सकता है, मतलब वॉइड हो जाएगा तब। और अगर उनमें से मान लो जिन चीजों की वैल्यूएशन करवानी है उनमें से हमने कुछ चीज को डिलीवर कर लिया है, तो वो उन चीजों को जो बायर है उन चीजों का रीजनेबल प्राइस पे करेगा। और अगर जो थर्ड पार्टी है उसको हम वैल्यूएशन करने से रोक रहे हैं, चाहे वहां पे सेलर रोक रहा है चाहे बायर रोक रहा है, जो पार्टी रोक रही है, मतलब जिस पार्टी की गलती है वो क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट जिस पार्टी की गलती नहीं है वो सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकता है। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट चंक है इसी में कंडीशंस एंड वारंटीज की बात है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ कंडीशंस और वारंटीज लगाते हैं। तो सेक्शन 11 क्या कह रहा है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। क्या जरूरी होता है टाइम?
ठीक है। अगर तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि टाइम असेंस है तब तो है, अदरवाइज हम टाइम को असेंस नहीं समझते। ठीक है, तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम असेंस है कि नहीं है वो हम जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उससे चेक करते हैं। सेक्शन 12 क्या कह रहा है, अब कंडीशन और वारंटी की बात कर रहा है। कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जो स्टिपुलेशन कोई भी स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो कि जिस चीज के रिगार्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके रिलेटेड कोई भी स्टिपुलेशन, चाहे वो कंडीशन भी हो सकती है वो वारंटी भी हो सकती है। अब कंडीशन कब होगी, ठीक है, जो कि असेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो कंडीशन होती है। और अगर हम उस चीज की ब्रीच कर देते हैं तो हाँ, सामने वाली पार्टी के पास क्या राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। और जो चीज मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल होती है, असेंशियल नहीं है लेकिन कोलेट्रल है, तो वहां पे वो चीज क्या होगी, वो वारंटी होगी। वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन है कि वारंटी है, इस चीज को हम कहां से चेक करेंगे, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कोई भी स्टिपुलेशन कंडीशन हो सकती है, चाहे हम उसको बोल वारंटी रहे हैं लेकिन अगर वो असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कंडीशन ही होगी। अब सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। अब हमने कंडीशन लगाई तो जो स्टिपुलेशन थी वो एज अ कंडीशन लगाई थी, लेकिन हम उसको एज अ वारंटी कब यूज कर सकते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी कंडीशन है कि जो सेलर ने पूरी करनी है, तो बायर वहां पे क्या कर सकता है, वो उस कंडीशन को वेव भी कर सकता है। तो या तो वेव ही कर देगा या फिर उस कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट कर लेगा, वहां पे उसको रेपुडिएट नहीं करेगा, डैमेजेस ले लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसमें बायर ने कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं और उसमें जो वो ट्रांजैक्शन है वो सेपरेबल नहीं है बाकी से, तो वहां पे वो सारी चीजों को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा ना, तो वहां पे वो उस कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही कंसीडर करेगा अगर सेलर ने अपनी कंडीशन पूरी नहीं की है। ठीक है, नहीं तो वो कंडीशन अगर वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन नहीं पूरी हुई होती तो वो कंडीशन की ब्रीच मानी जाती, पर वहां पे बायर ने कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली और उस ट्रांजैक्शन को हम सिवियर नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो वहां पे वो मजबूरी बन जाएगी कि हमने उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ही कंसीडर करना है। ठीक है, कई बार कुछ स्टिपुलेशंस ऐसी होती हैं जो इनको पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है और इस वजह से वो एक्सक्यूज हो जाती हैं बाय लॉ। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो कंडीशन और वारंटी की ब्रीच नहीं कंसीडर करेंगे, उस पे ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 14 क्या कह रहा है, इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। देखिए, अगर हम किसी को कोई चीज बेच रहे हैं तो सामने वाला पर्सन जो खरीद रहा है वो क्या कंसीडर करके चलेगा कि इसके पास सही टाइटल है, मुझे सही चीज बेच रहा है, वो तभी पैसे लगाएगा ना। तो अब यहाँ पे इम्प्लाइड अंडरटेकिंग है कि जो चीज मैं आपको बेच रही हूँ वो मेरे पास राइट था, मैंने तो बेची है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, वन कंडीशन है, दो वारंटीज है, तीन चीजें बताई गई हैं, दो वारंटीज है। ठीक है, क्या इम्प्लाइड कंडीशन है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर कि इन द केस ऑफ सेल, सेल के मामले में सेलर के पास, सेलर के ऊपर ये कंडीशन है कि उसके पास जो चीजें उसने बेची हैं या वो बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है
उसके पास वो राइट है, या जिस टाइम पे इन फ्यूचर वो बेचेगा, ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी की, उसके पास राइट होगा। और इम्प्लाइड वारंटी क्या है कि जो बायर है वो जब जिन चीजों को खरीद लेगा उनको क्वाइट पोजेशन इंजॉय करेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में किसी और पर्सन की भी दखल अंदाजी होगी। या फिर ये चीजें हमने स्पेसिफिकली पहले मेंशन की थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये चीज है कि भाई वो शांतमय तरीके से अपनी चीजों को जिनको उन्होंने खरीदा है वो उसको आराम से यूज करेगा। और इम्प्लाइड वारंटी क्या एक और क्या होगी कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम्बरेंसेस मतलब कोई कर्जा वगैरह नहीं है या चार्ज नहीं है थर्ड पार्टी की तरफ से, जो वही कि बायर उसको फ्रीली इंजॉय करेगा। अब सेक्शन 15 क्या कह रहा है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। हम किसी को अगर मान लीजिए मैं आपको करियाना के गुड्स की एग्जांपल देती हूँ, आपने किसी को चावल बेचे, दाल बेची, कुछ भी बेचा, तो आपके पास आप 1 किलो भी लेने जाते हो तो पहले जाके दुकानदार को कहते हो ना कि थोड़ा सा दिखा दो कि कौन सी क्वालिटी दे रहे हो, है ना, ऐसा होता है ना कई बार। तो अब हम वो क्या डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि मैं ऐसी चीज दूंगा, तो अगर बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, हमने चीज दिखा दी, तो इम्प्लाइड गुड कंडीशन है कि गुड्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे विद डिस्क्रिप्शन। और अगर सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन है तो ये सफिशिएंट नहीं होगा कि सैंपल से गुड्स मैच कर रही हैं और डिस्क्रिप्शन से नहीं मैच कर रही। वहां पे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच होनी चाहिए, और अगर डिस्क्रिप्शन से है तो विद डिस्क्रिप्शन मैच होनी चाहिए। और सेक्शन 16 क्या कह रहा है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इसमें ही हम कौन सा वो यूज करते हैं, केवियट एम्प्टर, बायर बिवेयर, ठीक है। तो इसमें मतलब जो भी लॉ द्वारा जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनको छोड़ के कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होती कि जो हमने पर्टिकुलर गुड्स बेची हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनकी क्वालिटी या फिटनेस की कोई वारंटी या कंडीशन नहीं होती है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमने सेलर को बता दिया है, तो अब हमने सेलर के ही स्किल पे अगर मान लीजिए ट्रस्ट किया है, तो वहां पे अब सेलर की ड्यूटी बन गई कि हमने जो चीज वैसे मांगी है वो दे। तो वैसे जनरल रूल क्या है कि क्वालिटी और फिटनेस की कोई कंडीशन या वारंटी नहीं समझी जाती, लेकिन अगर बायर ने सेलर को स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई मुझे ये चीज इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए और मैं आपके ही स्किल और जजमेंट पे रिलाय कर रहा हूं, तो वहां पे सेलर की ड्यूटी है कि वो जैसी उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, रीजनेबली फिट है फॉर दैट पर्पस, वो उस बंदे को प्रोवाइड करे। या फिर गुड्स ऐसी डिस्क्रिप्शन के हैं जिनमें सेलर डील करता है, वो चाहे उनका मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ना भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स लेने गई हूँ, मैं वोल्टास की कंपनी के पास चली गई, जो डीलर है, कि मुझे वोल्टास का एसी चाहिए, ठीक है, मैं चली गई, मुझे पता है कि ये वोल्टास का करता है, मैंने जाके कह दिया एसी चाहिए, और वो जाके उठा के मुझे किसी और कंपनी का एसी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन जो कि जो बंदा उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की चीजों के साथ ही डील करता है, तो वहां पे एक तरीके से वारंट कंडीशन होती है कि गुड्स उसी कंपनी की उसी मर्केंटाइल क्वालिटी की होंगी, ठीक है। और इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस में भी एनेक्स्ड। कई बार किसी बिजनेस और ट्रेड के यूसेज ऐसे होते हैं कि भाई वहां पे हम फिटनेस और क्वालिटी पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर इस एक्ट में कोई कंडीशन या वारंटी इम्प्लाइड की गई है तो हम एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी से उसको नेगेटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो सेक्शन हमारा 17 है वो क्या है, सेल बाय सैंपल। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, हमने सेल बाय सैंपल किया है, तो फिर
वो कैसे होगा अगर हमने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऐसा चीज की है, और वहां पे इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होंगी कि जो बल्क है वो सैंपल की क्वालिटी के साथ मैच करेगा, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बल्क के साथ बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर कर सके, और जो गुड्स हैं, ठीक है, जो कि सामने से देखने पे हमें पता नहीं चल रही, अगर वो मर्चेंटाइल क्वालिटी की नहीं है तो मतलब वो नहीं होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होनी चाहिए। तो ये सैंपल से अगर हम चीज खरीद रहे हैं तो बायर के कुछ हमने एक तरीके से राइट दे दिए कि भाई जो चीजें हैं सैंपल से मिलनी होनी चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और सामने से कुछ चीजें हैं जो हमें वैसे ही नहीं पता लग रही हैं तो वो डिफेक्ट होना नहीं चाहिए गुड्स में। और चैप्टर थर्ड क्या है, वो सेक्शन ए, वो है इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 30 तक चैप्टर 3 डील कर रहा है। वो इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें जो चंक्स है पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन द सेलर एंड बायर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए क्या चीजें चाहिए, सेक्शन 18 क्या कह रहा है, गुड्स मस्ट बी असर्टन। तो अगर हमने कोई अनअसर्टन गुड्स, हमने गुड्स को अलग अलग करके नहीं रखा, अनअसर्टन मैं एक शॉप पे गई, वहां पे कह दिया मुझे 10 टीन्स घी के भेज दीजिए, ठीक है, अब मैं असर्टन नहीं करके आई, तो अगर अनअसर्टन गुड्स का है तो गुड्स बायर के पास कब तक नहीं ट्रांसफर होंगी, प्रॉपर्टी कब तक नहीं ट्रांसफर होगी, जब तक वो गुड्स को असर्टन नहीं किया जाता। सेक्शन 19 क्या है, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कब पास होगी, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया या असर्टनमेंट हुई है, या फिर इन फ्यूचर कब पास होगी। तो अगर तो कोई टाइम फिक्स किया गया है जो पार्टीज ने तो फिर तो तब होंगी, अदरवाइज जैसे जो पार्टीज ने इंटेंशन किया वैसे तो तब होंगी, लेकिन अगर डिफरेंट इंटेंशन है कि सॉरी अदरवाइज कुछ सेक्शन 20 to 24 तक कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ट्रांसफर होगी। और इंटेंशन हम कैसे कंसीडर करेंगे, पार्टीज के कंडक्ट से, या उन्होंने एक्सप्रेसली कोई चीज मेंशन कर दी है। अब सेक्शन 20 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, वे गुड्स जो हमने स्पेसिफिक गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में है और उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो प्रॉपर्टी कैश कब पास हो जाएगी, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेम टाइम पे वो गुड्स बायर के पास हो जाएंगी, चाहे जो प्राइस और जो पेमेंट है या डिलीवरी है वो चाहे बाद में होती रहे, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है, उस पर कोई कंडीशन भी नहीं है, सेम टाइम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को गुड्स पास हो जाएंगी। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट, अगर हमने गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालना है, वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, और जो सेलर है उसने अगर कुछ करना है डिलीवरेबल स्टेट में डालने के लिए, तो प्रॉपर्टी कब तक नहीं पास होएगी, पहले तो सेलर उनको डिलीवरेबल स्टेट में डालेगा और उसके बाद वो बायर को नोटिस भेजेगा भी मैंने डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया, अब बताओ कि कब भेजनी है, ठीक है। अब सेक्शन 22 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयरटू इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। अब गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमने असर्टनमेंट ऑफ प्राइस के लिए कुछ करना है। मान लीजिए भाई करियाना मर्चेंट की इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट रहती हैं एग्जांपल्स, हम करियाना के शॉप पे गए, वहां पे हमने एक बोरी देखी जिसमें राइस पड़े हुए थे और हमने कहा हमें यही सारी जितने भी ये राइस है प्लीज मुझे दे दीजिए। ये डिलीवरेबल स्टेट में हो गई ना, ऐसे उठा के रखनी है, लेकिन प्राइस और सर्टन के लिए सेलर को उनका वेट करना पड़ेगा ना कितना है। तो अब
जब तक सेलर उस चीज का वेट वगैरह नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक गुड्स पास नहीं होंगी, जब तक सेलर ने वो चीज नहीं कर ली और बायर को उस चीज का नोटिस नहीं दिया। अब सेक्शन 23 क्या कह रहा है? सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, डिलीवरी टू करियर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज है कि अगर हमने अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है, ठीक है, और जो गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, अगर वो जो गुड्स हैं वो जब डिलीवरेबल स्टेट में आ गई, वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर लिया, चाहे सेलर ने कर लिया विद द असेंट ऑफ बायर, बायर की मर्जी से किया, चाहे बायर ने कर लिया विद द असेंट ऑफ सेलर, तो फिर जिस टाइम पे जो हमने अप्रोप्रिएशन कर ली वो क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी उस टाइम पे हम बायर की कंसीडर करेंगे, चाहे सेलर ने ही की है उसकी अप्रोप्रिएशन, लेकिन वो बायर की कंसेंट के साथ की है ना। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स देयरफॉर पासेस टू द बायर, और जो असेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, और अप्रोप्रिएशन से पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है। और सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? डिलीवरी टू करियर, ठीक है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए जो सेलर है उसने गुड्स बायर को डिलीवर कर दिए हैं, या फिर उसके कोई करियर मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करते हैं, मतलब उसके लिए हमने किसी को ट्रांसफर कर दिए हैं, भी उस तक पहुंचानी है, या कोई और बेली जो चाहे वो उसका नेम बायर ने दिया है चाहे नहीं, ठीक है, बायर के पास पहुंचाने के लिए, और वहां पे हमने रिजर्व नहीं किया अपना राइट टू डिस्पोजल, ठीक है, तो फिर हमने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर ली गुड्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में ये चीज क्या है, आप पूछोगे अप्रोप्रिएशन क्या है, इसमें इन्होंने यही बता दिया कि डिलीवरी टू करियर हो गया। अब अप्रोप्रिएशन कैसे है? मान लीजिए गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालना था, डाल दिया। अब वहां पे अब सेलर बायर को कह रहा है कि मैं आपके पास भेज दूं, बायर कह रहा है भेज दो, और या फिर मैं भेज के कह रही हूँ मैंने आपके पास इतना सामान भेज दिया, बायर कहता ठीक किया। तो अब उसने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं किया, तो इट मींस उसने अप्रोप्रिएट कर लिया। अप्रोप्रिएट कर ये मतलब नहीं उसने खुद यूज कर लिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम कर लिया। और सेक्शन 24 क्या कह रहा है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, अगर जो गुड्स हैं हमने बायर के पास डिलीवर कर दिए हैं, इस कंडीशन पे भी जितनी बिक्की बाकी आप ऐसा करना मेरे पास वापस भेज देना, ठीक है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन रख के करते, ठीक है। तो वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास हो जाती है, कब? जब उसने उस चीज की अप्रूवल दे दी या एक्सेप्टेंस कर दी कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, जितना बचेगा मैं आपके पास वापस भेज दूंगा। या फिर उसने अप्रूवल तो नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया, लेकिन गुड्स को अपने पास रख लिया रिजेक्शन का नोटिस दिए बिना, ठीक है। और वहां पे हमने टाइम फिक्स किया था, भी इतने टाइम के अंदर अंदर भेज देना, वो नहीं हमने उसके अंदर अंदर नहीं भेजा, या हमने टाइम नहीं फिक्स किया था एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। ऐसा तो नहीं है अगर मैंने कोई चीज भेजी है तो मैं उसको साल 10 साल ऐसे संभाल के रख सकती हूँ, एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर तो मुझे वापस करनी पड़ेगी ना, तो वो चीज है नहीं। फिर अगर हम उस टाइम पे वापस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी बायर ने रख ली, उसको ठीक लगा कि ठीक है मुझे इस चीज से फायदा हो सकता है। सेक्शन 25 क्या कह रहा है? रिजर्वेशन ऑन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। इसमें क्या कह रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक है, और वहां पे गुड्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट भी कर लिया है, ठीक है, तो वहां पे जो सेलर है वो अगर राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर रहा है, ठीक है, तो चाहे वहां पे डिलीवरी हो भी गई है बायर के पास या फिर करियर के पास, चाहे कुछ भी है, वहां पे जो प्रॉपर्टी है डिलीवरी हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी
पासिस का मतलब क्या है कि ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई जब तक कि वो कंडीशन जो सेलर ने जिस कंडीशन के लिए राइट ऑफ डिस्पोजल रखा था वो फुलफिल नहीं हो जाती। ठीक है। ऐसे ही अगर हमने गुड्स को शिपमेंट मतलब शिप में भेजा है या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा है, ठीक है, तो वहां पे अगर हमने ये चीज लिख रखी है कि जो गुड्स हैं वो सेलर या एजेंट के ऑर्डर से ही डिलीवर की जाएंगी, तो वहां पे क्या है, सेलर ने जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है। और अगर जो सेलर है वो बायर के पास उसका मतलब पेमेंट वगैरह का अभी सिस्टम पड़ा है और वो बायर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो भी है वो साथ में भेज रहा है, और जो बायर है ना उसकी ड्यूटी बनती है अभी जो स्लिप भेजी है उस पर वो साइन वगैरह करके भेजे कि हाँ मैंने उस चीज को रिसीव कर लिया और उसकी पेमेंट ड्यू है। अगर वो जानबूझ के उसको अपने पास रखता है तो तब तक के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी बायर के पास, वो सेलर की ही रहेगी। सेक्शन 26 क्या कह रहा है, रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। सीधे सीधी सी बात है कि जिसकी प्रॉपर्टी होगी जिसकी ऑनरशिप होगी रिस्क उसका होगा। प्राइमा फेसाई यही रूल होता है कि जनरली यही रूल होता है कि गुड्स सेलर के रिस्क पे ही रहती हैं जब तक कि प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं हो जाती, और जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है वो बायर के रिस्क पे हो जाती है। ठीक है। पर अगर जो डिलीवरी हो रही है वो डिले हो रही है, चाहे वो सेलर की फॉल्ट की वजह से चाहे वो बायर की फॉल्ट की वजह से, ठीक है, तो जिस पार्टी की वजह से ये नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही, अब रिस्क उसका होगा। ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है लेकिन गुड्स अभी सेलर के पास ही पड़ी है, तो सेलर अब यहाँ पे क्या हो गया, बेली हो गया ना, तो जो उसकी एज अ बेली राइट्स एंड लाइबिलिटीज बनती हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से गुड्स पे इफेक्ट आया है तो उसको वो देना ही पड़ेगा जो भी उसका नुकसान हुआ है। और नेक्स्ट चंक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सेक्शन 27 क्या कह रहा है, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। देखो जनरली हम क्या कह रहे हैं, हमने पीछे भी इम्प्लाइड कंडीशन में भी देखा था कि इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जो चीज मैंने बेची है, जिस टाइम पे मैं बेच रही हूँ मेरे पास उस चीज को बेचने का राइट था, और अगर मैं ओनर नहीं थी मैंने फिर भी चीज को सेल कर ली है, ठीक है, तो वहां पे बायर के पास सेलर से अच्छा टाइटल नहीं होगा। ठीक है। अनलेस द ओनर ऑफ गुड्स इज बाय हिज कंडक्ट, पर अगर जो ओनर ऑफ गुड है, जो ओनर है, चीज का मालिक है, उसने अपने कंडक्ट से ऐसा शो कर दिया कि सामने वाले पर्सन के पास जिसने उसको चीज बेची है उसके पास बेचने का राइट है। लेकिन इसकी एक प्रोवाइजो है, वो क्या है, मर्केंटाइल एजेंट। जो मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं अगर वो ओनर की कंसेंट के साथ उस गुड्स के पोजेशन में है और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा कुछ बेच रहे हैं और जो बायर है वो गुड फेथ में उनको खरीद रहा है और उसको पता नहीं था कि भी इसके पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है, वो एक गुड टाइटल एक्वायर कर लेगा। और सेक्शन 28 क्या कह रहा है, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। अब एक चीज के दो या दो से ज्यादा मालिक हैं और उनमें से एक ने ये शो कर दिया भी मेरे पास ही सारे राइट्स हैं और बेच दी, तो क्या होगा वहां पे, इफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स हैज अ सोल पोजेशन। अब पोजेशन एक ही बंदे के पास है, ठीक है, और उसने सामने वाले बंदे को पता नहीं था कि भाई इसके पास अकेले के पास राइट नहीं है, उसको कोई नोटिस नहीं था, तो और उसने गुड फेथ में खरीदा है, तो फिर अच्छा टाइटल पास हो जाएगा उसके पास। सेक्शन 29 क्या कह रहा है, सेल बाय पर्सन्स इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर
कोई ऐसे पर्सन के पास चीज है जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसने पोजेस की है, और जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अभी वॉइड नहीं डिक्लेयर हुआ था, तो जो बायर है वो गुड टाइटल एक्वायर करता है, वही कंडीशन गुड फेथ और एट द टाइम ऑफ सेल उसके पास कोई नोटिस नहीं था। और सेक्शन 30 क्या कह रहा है, सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अब अगर किसी पर्सन ने गुड्स को बेच दिया है उसके बाद भी वो उन गुड्स के पोजेशन को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, और बाद में उसने उसने उन चीजों को चाहे रीसेल कर दिया, चाहे प्लेज कर दिया, या किसी भी और तरीके से डिस्पोजिशन कर दी, और जो बंदा खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, उसको पहले वाले का कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ, तो फिर उस सेल का क्या इफेक्ट होगा, जो सब्सिक्वेंट बायर होगा ना उसके पास मतलब अच्छा टाइटल जाएगा, और ऐसा ही माना जाएगा कि जो ओनर ऑफ गुड्स है ना, ठीक है, उसने इसको एक्सप्रेसली ऑथोराइज किया था। ऐसे ही पहले सेलर की बात हो रही है, अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने गुड्स को खरीदा है या एग्रीमेंट किया है कि मैं खरीद लूंगा, ठीक है, और उनका पोजेशन उसने सेलर की कंसेंट से एक्वायर कर लिया है, ठीक है, और आगे फिर उसने क्या किया, उसने गुड्स को सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, डिस्पोजिशन कर दिया, और जो बंदा खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, उसको नहीं पता कि अभी सेलर का उस चीज पे लियन है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा ही माना जाएगा कि वो जो लियन का राइट है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके पास एक अच्छा टाइटल पास होगा। तो हमने सेक्शन 30 तक सेल ऑफ गुड्स चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।